हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग सोलर सिस्टम के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। सोलर सिस्टम के अंतर्गत आज हम लोग पृथ्वी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या फिर सवाल बनने का चांस ज़्यादा रहता है उन सभी को विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। और जीवन इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह के पास वो अनमोल वस्तु या खजाना नहीं है जो पृथ्वी के पास है। वो अनमोल वस्तुएं पृथ्वी के पास हवा और पानी के रूप में है। हवा में ऑक्सीजन और पानी ये अनुकूल वातावरण को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। और आप जानते हैं कि वातावरण दिन प्रतिदिन ये प्रदूषित होते रहता है, या फिर जैसे कि बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग या तरह तरह की इसमें कई तरह के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं नकारात्मक प्रभाव में चले जाते हैं। पृथ्वी के वातावरण को सुरक्षा देने के लिए या इसमें नकारात्मक प्रभाव को रोकथाम करने के लिए विशेष पहल किया गया है। ये पूरे विश्व में इसके लिए एक दिवस के रूप में याद किया जाता है, जिसे हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस जो होता है वो 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाए जाते हैं? 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं सोलर सिस्टम के अंतर्गत। सोलर सिस्टम में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से बड़ा बड़ा और भी ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और 5वां नंबर में आता है आपका पृथ्वी। तो सबसे बड़ा ग्रह के से भी सवाल पूछ सकता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा जुपिटर, सेकेंड नंबर में सैटर्न, तीसरे नंबर में यूरेनस और नेपच्यून, और 5वां जो अभी हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अर्थ के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है 5वां बड़ा ग्रह कौन है। 5th बड़ा ग्रह के रूप में भी आप इसे याद रखेंगे। 5th बड़ा ग्रह जो है वो कौन है? पृथ्वी है। आपको इमेज में यहाँ दिख रहा होगा। इस इमेज के थ्रू हम लोग अच्छा से अध्ययन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये 5वां बड़ा ग्रह जो कि शुक्र के समान है, बनावट में ये शुक्र ग्रह के समान है। कैसे है? बनावट में शुक्र ग्रह के समान है। दूसरा पॉइंट आपके पास आया, ये बनावट में शुक्र ग्रह के समान होते हैं, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ठीक है, आपको सवाल इस तरह से बना के पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का बहन कौन सा ग्रह को कहा जाता है, या पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा शुक्र ग्रह, क्योंकि ये दोनों का बनावट लगभग सेम है। इस कारण इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट की ओर आते हैं। पृथ्वी दो तरह से गति करता है, एक को रोटेशन कहते हैं और दूसरा को रिवोल्यूशन कहा जाता है। रोटेशन को ही हिंदी में दैनिक गति या फिर घूर्णन गति कहा जाता है। दैनिक गति या फिर घूर्णन गति कहा जाता है। इंग्लिश में इसे रोटेशन कहते हैं। और जैसे कि इस इमेज के थ्रू आप समझ पाएंगे, ये अभी स्थिर है, अब ये रोटेट करेंगे और ये पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करता है। पश्चिम से पूरब ये ऐसे घूमना शुरू किया और ये हो गया पश्चिम से पूरब की ओर ये रोटेट कर रहा है। तो इस तरह के गति को दैनिक गति या फिर घूर्णन गति कहा जाता है। ये पृथ्वी का दैनिक गति हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुका हुआ है। 23 1/2 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण ये एक चक्कर पूरी करने में ये 24 आवर यानी कि 24 घंटा का समय लेता है। इसे हम लोग दिन कहते हैं। ठीक है, एक दिन में ये 24 घंटा लेगा और 24 घंटा में ये एक पूरे रोटेट करके घूम के वापस जिस जगह से शुरू किया होगा उस जगह पर ही वापस आ जाते हैं। तो चलिए एक रोटेशन या फिर एक दैनिक गति में ये 24 आवर समय लगाता है। इस रोटेट करने से दिन
और रात, जैसे हम लोग के समय में अभी दिन और रात दोनों मिला के 24 घंटा होता है, तो ये 24 आवर समय लेता है और इस 24 आवर में कई तरह के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये मौसम में परिवर्तन जो होता है ये रोटेशन के कारण ही होता है, यानी कि ये दैनिक गति के कारण होता है या घूर्णन गति के कारण होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ के बाद हम लोग आगे की ओर देखेंगे। घूर्णन गति के कारण एक तरह का बल भी उत्पन्न होता है जिससे हम लोग कैरियोलस बल के नाम से जानते हैं। सवाल आता है कि घूर्णन गति के कारण उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है कैरियोलस। कैरियोलस यहाँ लिख देते हैं, कैरियोलस। बल कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल कैरियोलस बल कैसे उत्पन्न होता है या फिर ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है, ऐसे बन के सवाल आता है। जबकि कोई अन्य एग्जाम जैसे कि 11th-12th में इसके फार्मूला भी होते हैं और फार्मूला के आधार पर न्यूमेरिकल भी सवाल किए जाते हैं, न्यूमेरिकल से सवाल आ जाते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला होता है m ओमेगा v डैश और साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मतलब पूरी कैरियोलस बल का फार्मूला होता है 2m ओमेगा v डैश, ये इसका फार्मूला होता है। हमें फार्मूला से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है। यहाँ से केवल कैरियोलस बल के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी पूछ सकता है कि कैरियोलस बल किस तरह का होता है या किससे उत्पन्न होता है। तो ये पृथ्वी के दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाला बल को कैरियोलस बल कहते हैं। आपको यहाँ से सीधे जवाब दे देना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है दूसरी तरह की गति, जैसे हम अभी बताए कि एक गति तो घूर्णन गति हुआ और दूसरा गति जो होता है रिवोल्यूशन होता है, परिक्रमण होता है। परिक्रमण के दौरान ये जो इमेज है ये धीरे धीरे अपने रास्ता है, क्योंकि ये सन के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। सन के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाएंगे तो ये धीरे धीरे करके अपने रास्ते में आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा और ये एक चक्कर पूरी तरह से घूम के वापस उसी जगह में आ जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं एक रिवोल्यूशन किया उन्होंने, या फिर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, एक परिक्रमण पूरा किया। तो एक परिक्रमण करने में इसको कितना समय लगेगा? 365 डेज, 365 दिन का समय लगेगा। इसी को हम लोग एक साल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना रास्ता में, अच्छा इसका रास्ता को पथ कहा जाता है। ठीक है, ये अपने पथ में घूमता है। पथ में घूमता है का मतलब ये अपने रास्ते में इस तरह से उसका अलग खास रास्ता है। हालांकि ये रास्ता कहीं खींचा हुआ या बना हुआ नहीं है, ये हम लोग के द्वारा काल्पनिक के एक तरह का रास्ता है। क्योंकि पृथ्वी एक ही डायरेक्शन में बार बार घूम घूम के उसी जगह पर वापस आते रहता है, इस कारण इसका एक हो सकता है रास्ता हो ये। तो वैज्ञानिकों के द्वारा ये अनुमान कर लिया गया या फिर कल्पना कर लिया गया कि इसका खास रास्ता है और इस रास्ता में ही ये वापस घूम के आते रहता है और फिर से वहीं से शुरू करता है और इस तरह से रोटेट करता रहता है। रोटेशन तो दोनों गति एक साथ करता है। ये रोटेट भी करता है, साथ साथ रिवोल्यूशन भी करता है। ये अपने अक्ष पर खड़ा होकर इस तरह घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों गति एक साथ पृथ्वी करता है। इससे ही आगे की ओर जो बढ़ रहा है अपने रास्ते पर या अपने परिपथ पर या पथ बोल सकते हैं, तो वो उससे एक साल या फिर उससे जलवायु में परिवर्तन होता है। जबकि अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रहा है, ठीक है, लट्टू के समान या फिर पंखे के समान जो अपने जगह पर घूम रहा है, उससे हम लोग घूर्णन गति या फिर उससे मौसम में परिवर्तन होता है। दिन प्रतिदिन जैसे कि मौसम जो बदलते रहता है, ये मौसम क्यों बदलता है? ये रोटेशन के कारण बदलता है। जबकि अगर आपको पूछा जाए कि जलवायु में परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तो ये जो है अपना परिक्रमण के कारण जलवायु में परिवर्तन करता है। जलवायु मतलब ठंडा, गर्मी, बरसात, इन सभी को हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं। तो जलवायु पूरे लंबे समय में होने वाले मौसम में परिवर्तन को कहा जाता है। और जबकि एक दिन में या फिर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो मौसम में परिवर्तन हो जाता है उतना के समय में ही, तो उसको हम लोग कहते हैं मौसम में परिवर्तन हुआ, वेदर में परिवर्तन हुआ। जबकि क्लाइमेट पूरे लंबे समय तक या फिर एक साल, लगभग एक साल तक का समय में परिवर्तन या दिनों में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। चलिए यहाँ के बाद
हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे जो सवाल आने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा सवाल बनने का चांस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको और ज़्यादा ध्यान से या गौर से देखेंगे। क्योंकि सन जो होता है, सन बीच में रहता है और इसके चारों ओर प्लानेट या ग्रह गति कर रहे होते हैं। क्योंकि सभी प्लानेट या सभी ग्रह सूरज के चारों ओर गति कर रहे होते हैं या परिक्रमण कर रहे होते हैं। तो ऐसे में पृथ्वी भी एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, और ये भी सन के चारों ओर गति करता है, परिक्रमण करता है, परिक्रमा करता है। जब ये परिक्रमा करता है तो इसका पथ जो है ये इलिप्टिकल होता है, यानी कि इस तरह का, लगभग इस तरह के शेप में ये इसका रास्ता है। पूरी तरह से गोल नहीं होने के कारण कभी कभी ये घूमते घूमते एक ऐसी कंडीशन पर आ जाता है जहाँ पर सन के एकदम ज़्यादा नज़दीक या करीब, सबसे करीब आ जाता है। और एक समय ऐसे भी आता है ये सन से सबसे ज़्यादा दूर चले जाते हैं। और यहीं से सवाल बनता है कि यदि सबसे नज़दीक आ जाए, सन के सबसे नज़दीक अगर पृथ्वी आ जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं उपसौर। क्या याद रखेंगे? उपसौर कहा जाता है। जब ये सबसे नज़दीक, सन के सबसे नज़दीक पार्ट पर या नज़दीकी बिंदु पर पहुंच जाता है घूमते घूमते, जैसे कि ये घूम रहा है, घूमते 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 आपस आ गया इस जगह पर और सबसे नज़दीक जगह में आया। सन और अर्थ, इन दोनों सन और अर्थ के बीच में यहाँ दूरी सबसे मिनिमम, सबसे कम है। और जब सबसे कम होता है तो उसको हम लोग उपसौर कहते हैं, ठीक है। और एक होता है जब ये दूरी, सन और अर्थ के बीच की दूरी जो होता है सबसे दूर चली जाते हैं या सबसे ज़्यादा दूर होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस उस समय रहता है। उस मैक्सिमम डिस्टेंस के समय या फिर उस दौरान हम लोग उसको अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, ठीक है। नज़दीक रहे तो उसको उपसौर कहेंगे और जब से सबसे दूर रहता है तो उस समय अपसौर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं और जबकि इसको एफहेलियन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको पेरीहेलियन, उपसौर पेरीहेलियन को कहते हैं और जबकि अपसौर मतलब होता है अफहेलियन। अच्छा, ये कौन सा दिन, कौन सा तारीख ये कंडीशन आता है? तो इसमें याद रखेंगे ये 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी के दिन जो होता है ये उपसौर का दिन होता है, ठीक है। प्रत्येक साल 3 जनवरी के दिन उपसौर होता है, यानी कि सबसे नज़दीक, सन के सबसे नज़दीक अर्थ पहुंच जाता है। और सबसे दूर कब पहुंचता है? तो सबसे दूर जो पहुंचता है 4 जुलाई के दिन पहुंचता है, ठीक है। 4 जुलाई के दिन, यानी कि उस दिन अपसौर की घटना घटती है, यानी कि अर्थ जो है सन के सबसे दूरी जगह पर सबसे दूर में पहुंच जाता है। और इस तरह से ये सवाल आपके पास बनेगा कि उपसौर किससे कहते हैं या फिर उपसौर कब होता है। उपसौर कब होता है तो याद हो गया होगा आपको, 3 जनवरी के दिन उपसौर होगा और 4 जुलाई के दिन अपसौर होगा। या फिर इस तरह से सवाल बनेगा कि सन के चारों ओर पृथ्वी घूमते घूमते यदि दूरस्थ या सबसे दूर जगह पर, सबसे दूर बिंदु पर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को अपसौर कहते हैं। यही सेम कंडीशन या सेम चंद्रमा के साथ भी होता है। चंद्रमा का भी रास्ता अर्थ के चारों ओर, क्योंकि वो परिक्रमा करता है अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वो घूम रहा होता है, तो इसी तरह उसका भी रास्ता जो है या पथ जो है इलिप्टिकल है। और इलिप्टिकल होने के कारण वो भी कभी कभी अर्थ के एकदम सबसे नज़दीक आ जाता है और कभी कभी सबसे दूर चले जाते हैं। और जब सबसे नज़दीक आता है तो उस समय चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक पहुंच जाता है तो उस कंडीशन को पेरिघी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस समय? पेरिघी। और सबसे दूर, यदि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर चले जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एपिघी कहा जाता है, ठीक है, या अपोघी भी कहते हैं इससे। जबकि सन के चारों ओर अर्थ घूमते हुए, सन के चारों ओर पृथ्वी घूमते घूमते जब नज़दीक, सबसे नज़दीक पहुंचता है उस समय को हम लोग कहते हैं या उस कंडीशन को कहते हैं
उपसोर और सबसे दूर पहुंच जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग अपसोर। आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, इन सभी सवाल को आप ध्यान से नोट डाउन करके रखेंगे ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। हाँ, और हम अभी नया खिलाड़ी हैं तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करें और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत हो या फिर जिस तरह का आपके सामने रिप्रेजेंटेशन जो देने का प्रयास किया हूँ, अगर उसमें से किसी तरह की कमी है या किसी तरह के कंटेंट में अगर कमी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, जहाँ सुधारने की ज़रूरत है वहाँ पर सुधारने के बारे में भी आप सहयोग या निर्देश दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए बेहतर कंटेंट और बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।